जी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। वैसे तो मैंने आप लोगों से कहा था कि ये आप रीड कर लेना, लेकिन फिर भी हम एक बार हाँ इसे पढ़ लेते हैं, है ना। एक रिवीजन भी हो जाएगा और कोई क्वेरीज होंगे तो क्लियर हो जाएगा। हालांकि ये मैं पिछले जब नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ाया था तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये पॉइंट्स। स्टॉक एंड फ्लो, जो भी कोई चीज़ हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं उसे हम कहते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। और जो चीज़ें एक पर्टिकुलर पूरे पीरियड पे मेजर होती हैं, सपोज 1 ईयर के टाइम पीरियड पे मेजर होती हैं, उसे हम कहते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। अगर अकाउंटिंग से आप उसको कोरिलेट करें तो बैलेंस शीट जिसके ऊपर आप हेडिंग डालते हैं एज ऑन 31 मार्च 2020, वो है स्टॉक कॉन्सेप्ट। और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसके ऊपर आप हेडिंग डालते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, फॉर द ईयर एंडेड यानी पूरे साल के लिए, वो है फ्लो कॉन्सेप्ट। इसी तरह से कल हमने डिस्कस किया था कैपिटल इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट बट कैपिटल फॉर्मेशन इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। और कैपिटल फॉर्मेशन किसका नाम है? कैपिटल फॉर्मेशन हम इन्वेस्टमेंट को ही कहते हैं। इट मींस इन्वेस्टमेंट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस वही लिखा हुआ है, दैट इज अ स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे, यानी कि सपोज अभी बात करें कि 9:05 पे आपके पॉकेट में कितने रुपए हैं। अगर आपके पॉकेट में रुपए हैं तो 9:05 पे आपके पॉकेट में कितने रुपए हैं, वो तो हो गया स्टॉक। और सुबह से लेकर अभी तक आपके पास में कितने रुपए आए गए, वो सारा आप अगर कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा फ्लो। सो अ फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1 डे का हो सकता है, 1 मंथ का हो सकता है, 1 ईयर का हो सकता है। नॉर्मली 1 ईयर का ही लेते हैं हम इकोनॉमिक्स में और अकाउंटिंग में, सब में 1 ईयर ही लेके चलते हैं, बट दैट कैन बी अ स्पेसिफिक पीरियड, एनी स्पेसिफिक पीरियड। सेकेंड पॉइंट देखिए, स्टॉक डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन। ऑब्वियसली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो टाइम डायमेंशन नहीं, डायमेंशन का मतलब होता है जहाँ पे थोड़ा रेंज हो कि स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, वो रेंज हो, डायमेंशन वो नहीं है। स्टॉक तो ऑन द स्पॉट होता है। लेकिन फ्लो के लिए, फ्लो हैज टाइम डायमेंशन सच एज 1 आवर, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, ये टाइम डायमेंशन हो गए इसके। नाउ थर्ड पॉइंट, स्टॉक इन्फ्लुएंसेस द फ्लो। Stock influences the flow. Greater the stock of capital, greater is the flow of goods and services. तो स्टॉक से फ्लो कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है? जैसे आपके पास में स्टॉक ऑफ कैपिटल ज्यादा होगा तो फिर आपके गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो भी बढ़ जाएगा। थर्ड पॉइंट इन द फ्लो, फ्लो इन्फ्लुएंसेस द स्टॉक। अब यहाँ पे फ्लो भी स्टॉक को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? मंथली इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी, monthly increase in the supply of money leads to an increase in the quantity of money. किसी भी पर्सन की अगर इनकम इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली उसकी सेविंग्स भी इंक्रीज होंगी, सेविंग जो कि स्टॉक कॉन्सेप्ट में हो जाएगा। तो स्टॉक भी फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है और फ्लो भी स्टॉक को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 गिवन फॉर द स्टॉक इज, स्टॉक इज नॉट इंक्लूडेड वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। ये तो खैर आप लोगों को याद होगा, नेशनल इनकम की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो क्या पढ़ी थी? इट इज द नेशनल इनकम, इट इज द मनी, क्या था शिल्पा बताइए जरा, क्या डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, याद नहीं आ रहा। शिल्पा? यस सर। मैंने ये थोड़ी बोला था इट इज किसी चैप्टर से पूछूंगा, क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछ सकते हैं ना। yes, it is a money flow of a sum total of goods and services नहीं produced नहीं in an accounting नहीं, year in an economy. डिस्टॉर्टेड है। जी पूजा? Yes, sir. It is the final flow of goods and services produced within the in the accounting year of an economy. एक वर्ड मिस कर रहे हैं आप पूजा, याद करो। इट इज द फाइनल फ्लो आपने बोला, फाइनल से पहले कुछ एक आना चाहिए। इट इज द कौन सी वैल्यू, फैक्टर कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस? Factor price. फैक्टर प्राइस Factor तो, cost. फैक्टर कॉस्ट तो हम इनकम डेफिनेशन, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू वाली जो डेफिनेशन है उसमें लेते हैं। इट इज द सम Market टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, है ना।
तो यहाँ पे कौन सी लेंगे? इट इज द मनी वैल्यू। Yes, sir. जी शिल्पा, याद आ रहा है? वैल्यू आपने मिस कर दिया था, आपने जो डेफिनेशन बोली आपने मनी फ्लो कर दिया, उसको वैल्यू खा गए बीच में से, ठीक है? Yes, sir. इट इज द मनी वैल्यू ऑफ व्हाट? फाइनल। कल हमने परसों पढ़ा था हमने इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स, तो इंटरमीडिएट नहीं लेते हैं, फाइनल लेते हैं, सो इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल। उसके बाद में अभी जो हम फ्लो एंड स्टॉक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसमें से हम किसे लेते हैं? फ्लो को लेते हैं। इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अकाउंटिंग ईयर। बाकी सारा सही था आप लोगों का। तो इस डेफिनेशन में क्या वर्ड आया नेशनल इनकम के लिए? इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल फ्लो। फ्लो कॉन्सेप्ट हम लेते हैं। फ्लो इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम while stock is not included in the national income. And fifth point is examples of stock are wealth, bank deposits, water in a tank. Examples of flow are income, interest on capital, water in a river. I hope सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे एक अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बना हुआ नजर आ रहा होगा, which is having 3 stages and it is in a circular flow. This diagram is in a circle format. This diagram represents the 3 phases of circular flow of income. यानी कि इकोनॉमी में जो इनकम है वो किस तरह से कंटिन्यूसली रोटेट होती रहती है, किस तरह से एक के बाद एक जो स्टेजेस हैं वो फिक्स रहती हैं। 3 स्टेजेस हैं, 3 की कभी 4 नहीं होती हैं। सबसे पहला हम कहाँ से स्टार्ट करें? कहीं से भी कर लो, ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉइंट हम नंबर 1 जिस पे लिखा हुआ है टॉप पे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ले लेते हैं। जब भी आप गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे, आपसे मतलब प्रोड्यूसर, जब भी प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा तो ऑब्वियसली ही हैज टू हायर द लेबर, he has to pay price for the raw material, and he has to pay price for electricity and other expenses. So for the production of goods and services there will be the generation or distribution of income. Now you can see the arrow moving just wait, we can see the arrow moving. When the production of goods and services will take place, it will result in generation or distribution of income. Like producer has paid wages to the laborers, producer has paid interest on the capital, producer has given rent for the land, and he has himself has earned profit. So with the production of goods and services, it will result in generation or distribution of income. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी कि लेबरर्स को जो वेजेस दिया, जनरेशन ऑफ इनकम यानी कि खुद के लिए उसने प्रॉफिट अर्न किया। नाउ जैसे ही इनकम जनरेट हुई, क्या करेंगे हम उस इनकम का? दैट इनकम विल बी डिस्पोज्ड ऑफ, दैट इनकम विल बी स्पेंड इन द मार्केट। ऑब्वियसली जेब में पैसा होगा तो क्या करेंगे? बाजार जाके खर्च ही करेंगे। सो the third stage comes to be, after generation of income, the third stage comes to be disposition or expenditure of income. अब आप डिस्पोजिशन एंड एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम किस चीज पे करेंगे? ऑब्वियसली इन द मार्केट यू आर गोना बाय फ्यू गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ चीजें आप खरीदेंगे, और जैसे आप उन आर्टिकल्स को खरीदते हैं तो वो पैसा दोबारा से किसके पास चला जाएगा? दैट मनी विल ऑटोमेटिकली मूव बैक टू द प्रोड्यूसर। द money will automatically move back to the producer. Again the producer with that money will produce goods and services. With the production it will generate income. Again the income will be disposed of for the income for the consumption expenditure, and again it will move to the producer. This whole process keep on moving in a circular manner. It will never stop. Any questions till here? अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, इसे आपको ध्यान से सुनना है और याद रखना है। यहाँ पे वो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, ये जो फर्स्ट स्टेज है यहाँ पे
हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के पास में जो कंज्यूमर के पास से मनी आया है उससे तो वो स्पेंड करता ही है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन इसके साथ साथ प्रोड्यूसर और एक काम करता है, क्या करता है? इन्वेस्टमेंट। कहां से करता है इन्वेस्टमेंट? फ्रॉम द मनी मार्केट। द प्रोड्यूसर ऑल्सो बोरोज मनी फ्रॉम द मनी मार्केट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पजेज एंड this results in the injection. I repeat the word, this results in the injection of raw material, the injection of capital in the economy. When the producer borrows money from the money market and invest it further in the business for the expansion purposes, for the growth of the business, for advancement of the business, it results in investment and it is known as injection to this circular flow of income. Okay, तो ये किसने किया? इन्वेस्टमेंट एंड इंजेक्शन प्रोड्यूसर ने। इसी के साथ में इस पूरे सर्कुलर फ्लो में एक लीकेज भी होता है। इसी सर्कुलर फ्लो में एक लीकेज भी होता है, दैट इज टेक्स्ट। हु कैन मेक अ लीकेज? द लीकेज कैन बी मेड बाय द कंज्यूमर। अब मुझे आप जल्दी से बताइए लीकेज किस फॉर्म में करेगा कंज्यूमर? इफ कंज्यूमर इज मेकिंग अ लीकेज, in what form, in what manner, what can be an example of leakage? बताइए। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेविंग। एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड। सो जैसा कि हाँ, प्रोड्यूसर इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन कर रहा था मनी का, इसी तरह से द कंज्यूमर विल save some of its income and that will result in the leakages of income in this circular flow. अच्छी बात है, आप लोगों ने शायद पहले पढ़ा हुआ होगा इसलिए एकदम से इंस्टेंटली आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपको बस ये याद रखना है, दैट इज इन दिस सर्कुलर फ्लो द कंज्यूमर save some of the money which results in leakage in this circular flow and producer invest some of the money which results in injection in this circular flow, otherwise this circular flow keeps on moving in a circular manner. Okay, अब जो explanation यहाँ पे लिखा हुआ है उसे एक बार हम read out कर लेते हैं और clarity आ जाएगा। इससे पहले एक बार रब कर दिया जाए जो जो लिखा हुआ है यहाँ पे सारा। चलिए, circular flow of income or phases of circular flow of income. Circular flow of income refers to the unending flow, यानी कि uninterrupted, never ending, unending, continuous moving, unending flow of the activities of production, income generation and expenditure. These are the three. You can just keep in your mind that these are the three activities of circular flow. First one is production, then income generation, and then expenditure. These are the three activities which keep on moving and in an unending flow, involving different sectors of the economy, that is producers and households. Each activity is the cause. I repeat, each activity, like production is a cause of money that have been received from the consumer. Income generation is a cause of the production of goods and services. The production has resulted in generation of income. The expenditure is a cause of income. Pocket में money था तभी तो जाके हमने expenditure किया. So what is written here? Each activity is the cause as well as the consequence of the other activity. जितने थ्री फेजेस हैं और सबको हमने सर्कुलर फ्लो में देखा, हर एक्टिविटी किसी एक के लिए कॉज है और दूसरे के लिए वो कॉन्सिक्वेंस है। प्रोडक्शन इन द प्रोड्यूसिंग सेक्टर जनरेट्स इनकम फॉर द हाउसहोल्ड्स. एक्सपेंडिचर बाय द हाउसहोल्ड्स जनरेट डिमांड फॉर फर्दर प्रोडक्शन. लेट अस मूव फर्दर, एक्सप्लेनेशन अभी बाकी है।
Production of goods and services causes generation or distribution of income. Income causes expenditure, that is disposition. By generating demand, expenditure once again causes production. Consequently, again there is generation of income and disposition of income. The flows of production, income, and expenditure form a circulatory with no beginning or no end. That's why it is called a circular flow. So the explanation is exactly for the same what I have already explained you with the help of a diagram. अगर किसी के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन, कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज चैप्टर ओवर हो चुका है, यहीं पे हम इसको स्टॉप करेंगे और उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूंगा. कोई भी क्वेरीज किसी के माइंड में?